guys, welcome back to my channel. So today we will do Indian economic development, LPG reforms and globalization, complete concept clarity and revision session. So without wasting a single minute, we will just move on to the revision and thus start today's lecture. So let's start with the revision of the 1991 crisis, a quick recap of why India changed its path. So let's start. Okay. So in Emerge Rescue, IMF, World Bank loan. So what do you mean by IMF? Means International Monetary Fund. IMF means International Monetary Fund and World Bank loan. It means that see, India approached the International Monetary Fund, that is IMF, International Monetary Fund IMF, and International Bank for Reconstruction and Development, BRD. BRD full form International Bank for Reconstruction and Development for a $7 billion loan. ओके सो मैंने आपको बताया था ना कि 1991 के जो क्राइसिस थे, जो 1991 के जो क्राइसिस थे वो क्राइसिस किस लिए थे? पावर्टी थी हमारे देश में। और क्या, तो मैंने आपको 1991 के क्राइसिस के बारे में क्या बताया? 1991 के क्राइसिस में मैंने आपको ये बताया था कि देखो, क्राइसिस इसलिए हुए थे, क्राइसिस क्यों हुए थे? क्योंकि पॉवर्टी थी, जो प्राइवेट सेक्टर था वो लॉस में, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो लॉस मेकिंग में जा रही थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा था, मतलब जो लोग था काम नहीं कर रहे थे, नो वर्किंग, कोई काम नहीं कर रहे थे, तो जिससे घर पे पैसा नहीं आ रहा था और जिससे लोग अपना पेट नहीं पाल रहे थे। फिर और क्या हुआ, और उन्होंने फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज था सिर्फ 15 दिन का बचा था, सिर्फ 15 दिन हम इम्पोर्ट्स कर सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं कर सकते, और हम बहुत ह्यूज डेप्ट ट्रैप में फंस गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में 0 पैसे हैं, ठीक है? मान लो आपके बैंक अकाउंट में 0 पैसे हैं और आपने आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है? आपने लोन लिया हुआ है और आपको उसको पे बैक करना है, लोन को ना, वो इंटरेस्ट देकर उसको पे बैक करना है। अब आपके अकाउंट में 0 पैसे है ना, और आपके पड़ोसी, आपका नेबरहुड, आपका जो भी है वो आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। नॉट 10 रुपीज़ ओनली, मतलब वो 10 रुपये तक देने को तैयार नहीं है आपको। तब अब इसको रिलेट करो इससे। ऐसी सिचुएशन थी हमारी इंडिया की, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था और बैंक अकाउंट 0 था। तो अगर आप रियल लाइफ से तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी 1991 में। तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या किया, वो गए किसके पास? आईएमएफ के पास। क्यों? आईएमएफ क्या होता है? आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, उन्होंने बोला कि $7 बिलियन का लोन चाहिए। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसको वो देने को तो तैयार था, पर उसको ये था कि भाई ये रिटर्न कर पाएंगे भी कि नहीं, है ना? तो उसने आपने क्या रखी? तो उसने कंडीशंस रखी कि अगर आप ये 3 चीज़ें करोगे, ये तीनों चीज़ें फॉलो करोगे, तभी हम आपको क्या देंगे, तभी हम आपको लोन देंगे। तो क्या क्या उन्होंने कंडीशन लिखी? लेट्स रीड आउट। रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। रिड्यूस गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट रोल है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी, उसको रिड्यूस कर दो। रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड। जो ट्रेड बैरियर्स आपने लगाए हैं उसको रिमूव कर दो, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन खोलो।
रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर पे जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया, लाइसेंस राज लगाया, ये सब लगाया, उसको हटा दो। सेकेंड, जो गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमी है उसको कम करो। तीसरा, जो बैरियर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाए ना कि इंडिया और वर्ल्ड पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो हटाओ, रिमूव करो। तो ये 3 कंडीशन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मानी, तब इनको $7 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया। फिर आता है लिबरलाइजेशन, जो हमने पढ़ा था, की सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, फिर हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, की सेक्टर रिफॉर्म्स। तो की सेक्टर रिफॉर्म में हमने क्या देखा? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल एंड फिस्कल, मीन्स टैक्स। इंडस्ट्रियल में हमने क्या देखा कि जो लाइसेंस राज था, जो लाइसेंस राज था वो अबॉलिश कर दिया गया। लाइसेंस राज पूरी तरीके से क्या किया? लाइसेंस राज जो था वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो गया। बस 5 रिस्की सेक्टर्स है उसमें लाइसेंस लगाया है। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? 5 सेक्टर्स बताओ, 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो वो 5 सेक्टर्स कौन से? 5 इंडस्ट्रियल, वो कौन से हैं? ठीक है, 5 इंडस्ट्रियल कंट्रीज कौन कौन सी थी? एक तो अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, या तो तंबाकू या सिगरेट, दोनों एक ही होता, ठीक है। तीसरा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, चौथा ड्रग्स, पांचवा था एरोस्पेस एंड क्या? एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इन 5 पे अभी भी लाइसेंस है। अभी भी अगर देखोगे तो अल्कोहल, सिगरेट और क्या है, ड्रग्स और एरोस्पेस एंड एरोस्पेस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां क्या था? 5वां मैं भूल गई, हाँ, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। तो इनमें ये जो 5 रिस्की सेक्टर्स है ना, उसमें अभी भी क्या है? इनमें अभी भी जो क्या बोलते हैं, लाइसेंस लगा हुआ है, ठीक है। अभी भी इसमें लाइसेंस है। और गवर्नमेंट के पास कितनी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज है? 3, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस। ये 3 गवर्नमेंट के पास है। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। तो ये 3 जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब फाइनेंशियल में हमने देखा था कि आरबीआई जो देखता था कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, मार्केट का रेट कितना होना चाहिए, वो जो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर चीज़ देखता था, जो रेगुलेटर था, उसको रेगुलेटर से कन्वर्ट कर दिया फैसिलिटेटर पर। अब क्या किया? आरबीआई रोल शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर पे शिफ्ट हो गया। मतलब आरबीआई रोल शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। मतलब उस रेगुलेटर, मतलब जो कंट्रोलर मतलब कि हर चीज़ बताना, हर चीज़ उसकी बात मानना, उसके ऑर्डर्स फॉलो करना, आरबीआई के ऑर्डर फॉलो करना, हर चीज़ फॉलो करना। पहले वो कंट्रोलर था, पहले अपने हाथों से चलाता था। अब क्या हुआ? उसका रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया। बैंक को ऑटोनॉमी दे दी, बैंक को फ्रीडम दे दी कि आपको जो करना है, आपको जितनी ब्रांचेस खोलनी है आपको खोलना, कोई भी स्टेप पे आपको आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया, फॉरेन बैंक्स अलाउड। अब आता है फिस्कल टैक्स, मतलब rationalization of direct taxes income corporate to prevent evasion। चलिए, तो फिस्कल टैक्स मतलब कि रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो पता है आपको, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कमाता है वो ही पैसे देगा। मतलब उस पर जो बर्डन है वो कैन नॉट बी मूव्ड, मतलब चेंज नहीं होता। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन मूव होता है किसी और से किसी और पर, इंडिविजुअल पे, मतलब ग्रुप से इंडिविजुअल पर। जैसे
खाना सबने खाया पर बिल किसने भरा? पापा ने। तो बर्डन पूरे लोगों का किस पे हो गया? पापा पे। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और अब आप आप क्या कर रहे हो? आप सैलरी ले रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, वही पैसे आपको इनकम टैक्स के थ्रू, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, इतना समझ में आया? ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन। ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन में ट्रेड पॉलिसी, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मींस कोटास। ओके, सो ट्रेड पॉलिसी में हमने देखा रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जो कोटास थे, जो टैरिफ्स थे, वो सब हटा दिए, जो टैक्स थे वो सब हटा दिए। एंड रिडक्शन इन हाई टैरिफ रेट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट। हाई टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया, जो 250% जो टैरिफ लगते थे उसको 50% कर उसको रिड्यूस कर दिया कि लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके, मतलब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ PSUs। PSUs का मतलब मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो मतलब प्राइवेटाइजेशन ने जो गवर्नमेंट से ओनरशिप ले ली, तो विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप मैनेजमेंट मतलब अपने आप को साफ कर दिया कि गवर्नमेंट से ओनरशिप ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, टाटा था पहला जिसने क्या बनाया था? एयर इंडिया बनाया था। उसको टाटा ने किसको दे दिया? ओनरशिप उसकी गवर्नमेंट को दे दी। गवर्नमेंट ने वापस उसको टाटा को दे दी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चला नहीं पा रही थी, लॉस मेकिंग में जा रही थी, तो इसने फिर से उसने टाटा को दे दी। तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलता है कि उसने सेल कर दी, उसको उसने सेल भी कर दी और टाटा मैनेज कर रहा है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग इक्विटी ऑफ PSUs to the public, goal raise funds and improve of efficiency। गवर्नमेंट ने किसको दे दी वापस? टाटा को दे दी। क्यों? इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल कर दिया टाटा को, क्योंकि वो कमा के देगा प्रॉफिट बनाएगा, फंड्स रेस करेगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी करेगा, तो इसलिए किसको दे दिया? टाटा को। इसको प्राइवेटाइजेशन भी बोलेंगे। और प्राइवेटाइजेशन हम उसने को प्राइवेटाइजेशन टाटा ने किसको दी? गवर्नमेंट को दी। अब देखो, सुनो मेरी बात। टाटा, ठीक है, टाटा ने बनाया था पहले एयरलाइन, टाटा ने किसको दे दी? गवर्नमेंट को दे दी मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट लिख रही हूँ, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उसको फिर से टाटा को दे दी। इसको क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने उसको फिर से टाटा को दे दी, मतलब टाटा को क्यों दी? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रेज फंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए उसने किसको दे दी? टाटा को दे दी। अंडरस्टूड? इतना समझ आया? प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन मतलब सेल करना। गवर्नमेंट ने टाटा को सेल कर दी, इसको भी हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? लेट्स मूव ऑन फॉर द थोड़ा ओके। अब आता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। All clear? We have done the full revision of everything, whatever we have studied earlier, yesterday, whatever we have studied, we have just done the revision of that. We have just done. Okay, now outsourcing, the digital revolution of the 1990s का जो digital revolution था, outsourcing. ठीक है, so let's move on to the outsourcing. अब what is outsourcing? डेफिनेशन। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है वो पहले हम समझेंगे।
contracting out services to external sources, other countries what work previously performed initially. देखो इसका मतलब आउटसोर्सिंग मतलब कि देखो अगर फॉर एग्जांपल आप मैं क्या ऐसे एग्जांपल दूँ तो मैं आई थिंक इसमें एग्जांपल्स होंगे नहीं है इसमें एग्जांपल वर्ल्ड है नहीं है इसमें ओके सो आउटसोर्सिंग मतलब कि देखो आउटसोर्सिंग मतलब कि एक कंपनी हायर कर रही है देखो मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है outsourcing a company hires regular service from external sources mostly from other countries which was previously provided internally or from within the country like legal advice computer service and advertisement security each provided by respective departments of the company. अब देखो इसका मतलब क्या है ये समझो आउटसोर्सिंग मतलब जैसे मेरे भैया है ना तो मेरे जो भैया है आप लोग आपके भी कोई भैया दीदी ऐसे कोई होंगे जो बोलते होंगे ना कि आप जब उनको सुबह कॉल करते होंगे तो वो सोते होंगे सुबह वो सोते होंगे और रात को वो काम करते होंगे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट होता होगा कि उनको यूएसए से फ़ोन आ रहा है कभी यहाँ से फ़ोन आ रहा है कभी यहाँ से फ़ोन आ रहा है कनाडा से फ़ोन आ रहा है यहाँ से फ़ोन आ रहा है क्लाइंट्स के वो क्योंकि वहाँ पे तो सुबह हो रही होगी ना यूएसए और इन सब में तो बोलते हैं तो मतलब कि वो जो उनका जो काम है जो या तो वो कॉल सेंटर्स या जो भी काम है जो भी प्रोजेक्ट है वो दूसरी कंट्रीज लाइक इंडिया को देते हैं दूसरी कंट्रीज को देते हैं जिससे उनको पैसा कम देना पड़े मतलब इन द कि वो अगर वो अपनी कंट्री में देंगे तो अपनी कंट्री में देंगे तो उनको जैसे अगर वो इंडिया में देते हैं तो उनको 3.5 लाख रुपीस देने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत है कि वाओ 3.5 लाख ओ माय गॉड अगर वो अपनी ही कंट्री में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या वो जो प्रोजेक्ट है वो कर लेंगे अपनी ही उसमें तो उनको वही 2 करोड़ 3 करोड़ में पैसे देने पड़ेंगे ठीक है तो इसलिए वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या करते हैं इंडिया को क्या देते हैं इंडिया को काम देते हैं इंडिया को क्या देते हैं काम देते हैं तो जिससे वो काम देंगे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और मैं आपको बताती हूँ क्या होता है मेरे भैया हैं तो मेरे जो भैया हैं वो क्या करते हैं वो रात सुबह सोते हैं रात को उठते हैं रात को वो जागे रहते हैं ठीक है तो रात को वो जागे रहते हैं उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जब यूएस से मतलब कहीं से उनको कॉल आता है क्लाइंट्स के कॉल आते हैं तो उनको उठाने पड़ते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट था उनका तो वो काम करते हैं तो उसके उन्हें आई डोंट नो कि उनको कितने पैसे मिलते हैं कितनी सैलरी आई डोंट नो पर हाँ 3.5 लाख तो मिलते होंगे मैक्सिमम क्योंकि मिलते ही हैं और इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत है अगर आप इंडिया में देखोगे इंडिया और यूएसए में इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत है ठीक है अब वो मैं आपको कभी और बताऊंगी क्योंकि इसमें फिर हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे इसलिए थोड़ा इन सिलेबस रहने के लिए भी थोड़ा सा ये ऐसे ही समझ लो ठीक है तो आउटसोर्सिंग मतलब यही होता है कि बाहर वाली कंट्रीज़ को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो ठीक है बाहर वाली कंट्रीज़ को आप अपना काम करने के लिए दे रहे हो और उसके बदले आप उसको पैसा दे रहे हो ठीक है डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन यही है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज टू एक्सटर्नल सोर्सेज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज टू एक्सटर्नल सोर्सेज अदर कंट्रीज को दे रहे हो आप दैट वर प्रीवियसली परफॉर्म इंटरनली ठीक है तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जैसे बीपीओ क्या है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हाँ मेरे से कल बहुत बड़ी वाली गलती हुई थी मैंने बीपीओ को बीओपी बोल दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल दिया था तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पर बीपीओ इज द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉलेज बाहर कंट्रीज में दे रहे हो एलपीओ मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग और ये क्या मतलब जो बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसमें मैंने फुल फॉर्म दिया हो क्योंकि एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछा जाता है कि बीपीओ क्या है
तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO क्या है, के नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फिर LPO क्या है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये सब ना जो IT की कंपनीज, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब में होता है। मेरे जो भैया ना वो IT में है, ठीक है, तो कंप्यूटर में ही बैंकिंग और ये सब है, ठीक है। तो डन, क्लियर, अंडरस्टूड। Now let's move on to another topic, not another topic. Okay, India, the World's Bank Office. India, the World's Bank Office है, low wages. Salary in India is significantly lower than in developed country nations. इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसलिए इनकम डिस्पैरिटीज़ है, क्योंकि वो USA ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और हम क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो इसलिए हाँ इनकम डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो सैलरी इन इंडिया बहुत लो है, कम है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है ना, इसलिए। तो सैलरी इन इंडिया सिग्निफिकेंटली लोअर दैन इन डेवलप्ड नेशंस, जैसे USA देखो, UK देखो, तो बहुत इनकम डिस्पैरिटीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि USA में एक क्लाइंट है और अगर उसने अपने ही कंट्री में किसी और को बोला कि ये काम करो, तो उस वही चीज़ के वो कितने लेगा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। पर अगर वो आप दूसरी कंट्रीज़ लाइक इंडिया में देते हो, तो वही आपको देना पड़ेगा 3.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख तो नहीं, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे देने पड़ेंगे। काम भी हो जाएगा, पैसे भी कम लगे। हमारे लिए वो पैसे बहुत है, पर उनके लिए वो पैसे कुछ भी नहीं है ना। हमारे लिए पैसे इसलिए ज़्यादा क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है ना, इसलिए इनकम डिस्पैरिटी है ना। वो हमारे लिए 3.5 लाख, ओ माय गॉड, ऐसा है हमारे लिए, पर उनके लिए तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है। 4 करोड़ है उनके लिए तो बहुत, ठीक है। अब स्किल्ड मैन पावर, लार्ज पूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर्स, CAs एंड प्रोफेशनल्स। अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में ही क्यों वो लोग, USA के लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट उनको दिया है, वो इंडिया में ही क्यों देते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो इंजीनियर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, वो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है, और कोई उसमें नहीं है, नेशन में नहीं है। सिर्फ इंडिया में बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, CA हैं, तो मतलब बहुत लोग हैं, इसलिए वो ज़्यादातर इंडिया को ही प्रोवाइड करवाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और टाइम डिफरेंस तो आपको पता है कि यहाँ अभी जैसे यहाँ सुबह हो रही है, वहाँ रात हो रही होगी, अगर इधर रात हो रही होती वहाँ सुबह हो रही होती, तो वर्क हैपेंस इन इंडिया वाइल USA स्लीप्स। जब इंडिया का वर्क तब होता है जब USA स्लीप होता है, जब USA सो रहा होता है तब इंडिया उठता है। तो 24/7 प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। जब USA सोता है तो इंडिया काम कर रही होती है, जब इंडिया सो रही होती है तो USA काम करना होता है, ऐसा होता है। पर अगर USA को मतलब USA ने कोई काम दिया है इंडिया को करने के लिए, प्रोजेक्ट दिया, कुछ दिया है, और क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं बाहर से, ऐसे USA के जैसी कंट्री से, तो आपको क्या करना है, आपको उसी तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। रात को काम करोगे और सुबह सोगे, ठीक है। तो 24/7 आपको उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी जाएगी 24/7, ठीक है। अब देखो द कॉस्ट एडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो टिपिकल मंथली सैलरी, देखो USA में अगर हम देखें तो टिपिकल मंथली सैलरी जो है वो $5,000 प्लस हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट है अगर आप USA में देखोगे। मैंने ये आपको समझा रही हूँ कि जो इनकम डिस्पैरिटीज़ है वो क्या है, ठीक है। तो इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत है, क्योंकि USA इज़ अ डेवलप्ड नेशन एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन, है ना। तो इसलिए टिपिकल मंथली सैलरी अगर USA की आप देखो तो $5,000,
प्लस बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट, बहुत कॉस्ट तो उसमें ज़्यादा ही है। टिपिकल मंथली सैलरी अगर आप इंडिया में देखोगे तो वही $400, मतलब बहुत लो कॉस्ट, या और रुपीज़ 33,000, 5,000, और कहाँ 33,000, लो कॉस्ट। इंडिया में लो कॉस्ट इसलिए बोलते हैं इंडिया जो इनकम डिस्पैरिटीज है बहुत है, क्योंकि वो यूएस से इज़ अ दिस इज़ अ सी वेट फॉर अ मिनट, या दिस इज डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, एंड दिस इज इंडिया इज डेवलपिंग। तो देखो कितना डिफरेंस है, उसमें $5,000 प्लस हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, और इधर देखो $400, मतलब ₹33,000 और लो कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए इनकम डिस्पैरिटीज ज़्यादा है, क्योंकि वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है, हम उस स्टेज पे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं। तो this massive wage gap made India the most attractive destination for MNCs. इसलिए ये जो कौन सा गैप है, क्या बोलते हैं, मनी गैप नहीं, मैंने अभी बोला नाम अभी यूज़ किया मैंने, डिस्पैरिटी गैप। तो इनकम डिस्पैरिटी, इसलिए इंडिया को चूज किया जाता है कि आप काम करो, हम जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो आप करोगे। इसलिए द मैसिव वेज गैप मेड इंडिया द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ एमएनसीज का बहुत अट्रैक्टिव जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में मैसिव अमाउंट ऑफ इंग्लिश टैलेंट, इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट पीपल, कंप्यूटर में काम करने वाले पीपल ज़्यादा हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग हैं, एंड व्हाट वी कैन से सीएस हैं, मनी मैनेज करने के लिए लोग बहुत हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, इसलिए इंडिया को चूज़ किया जाता है as their for doing the project. Okay, so World Trade Organization में चले अब, let's move on to another topic, that is World Trade Organization. Okay, if everything is clear, every single thing is clear, write in the comment section till here every single thing is crystal clear, crystal clear. Okay, so we will start World Trade Organization, that is ensuring fair and rule based trade. So World Trade Organization, WTO, ensuring fair and rule based trade, फेयर हो और रूल बेस्ड ट्रेड हो, किसी के बीच में लड़ाई वड़ाई ना हो, ठीक है। सक्सेसर टू गैट, इसको ना पहले जो गैट था, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जो गैट है ना उसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट है। ये 1948 में आया था, इसको रिप्लेस करके इसका सक्सेसर जो है वो 1995 में आया था, दैट इज ये WTO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड, हाँ, ये 1995 में आया, ठीक है। सो सक्सेसर टू गैट इज, मतलब सक्सेसर टू गैट कौन है, WTO, दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड, WTO सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी बुद्धू सॉरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यही थे, फेयर एंड रूल बेस्ड ट्रेड होना चाहिए, कोई बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज को दबाना था, इसलिए इन्होंने WTO बुलाया था। गैट 1948 में आया था, और इसका सक्सेसर कब आया था, 1995, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ लग रहे थे और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स थे उनको हटा दिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, जो भी वर्ल्ड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज किया उन लोगों ने। इंडिया ट्रेड ऑब्लिगेशन, क्या क्या ऑब्लिगेशंस थे ट्रेड पर, ऑब्लिगेशंस, टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ को कम किया, जो 250% टैरिफ लगा रहे थे उसको सिर्फ 50% टैरिफ किया।
एक्शन टेकन बाय इंडिया रिड्यूस्ड हाई कस्टम ड्यूटीज टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हाई कस्टम जो टैरिफ रिडक्शन था वो हाई कस्टम ड्यूटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में कम हो गई। रिमूवल ऑफ कोटास को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए थे वो भी हटाए 2001 में। आईपीआर आईपीआर कॉम्प्लियंस में अपडेटेड लॉज को अपडेट किया। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, इन सबको क्या किया, अपडेटेड किया। एज अ फाउंडेशन मेंबर वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको करूँ, ठीक है। एज अ फाउंडेशन मेंबर इंडिया प्लेज देखो, एज अ फाउंडेशन मेंबर इंडिया प्लेज अ लीडिंग रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस एट डब्ल्यूटीओ ने ना अपनी लाज रख ली थी कि भाई, क्योंकि जो इंडिया थी वो तो अभी डेवलपिंग कंट्री है ना। अगर आप देखेंगे तो अभी ट्रम्प और इनकी लड़ाई चल रही है, तो डब्ल्यूटीओ ट्रम्प और किसकी, यूएसए और नहीं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई किसकी चल रही है, जैसे देख रहे लड़ाई चल रही है। तो डब्ल्यूटीओ क्यों नहीं बोल रहा? डब्ल्यूटीओ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसने, मतलब जो बड़ी कंट्रीज है उसने उसका मुंह बंद करके रखा है कि अगर तू बोलेगा तो ऐसा। तो एज अ फाउंडर, जो फाउंडरिंग मेंबर है जो इंडिया, उसने बहुत बड़ा रोल किया है, प्रोटेक्ट किया है इंडिया की इंटरेस्ट को। जो डेवलपिंग नेशन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया किसने? डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अभी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये वो हो गया है, क्या हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, तो डब्ल्यूटीओ है ना, इसको डोमिनेट कर लेते हैं बिग स्टेट्स। तो जो बिग स्टेट्स इसको डोमिनेट कर लेते हैं ना, तो बस वही है कि जो बिग स्टेट्स इनको डोमिनेट कर लिया, इसलिए इससे कुछ नहीं बोला, मुंह बंद कर लिया। अब आता है जीडीपी ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे हम? अप्रैशियल, सक्सेसर ऑफ एलपीजी। सक्सेसर ऑफ एलपीजी क्या है? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी बढ़ा, जम्प फ्रॉम 5.6% 1980 से 1991 तक जो जीडीपी था वो 5.6% था। अब आया वो टू ओवर 8%, अभी वो बढ़कर 8% पे आया जीडीपी। सोचो, फॉरेक्स रिजर्व्स फ्रॉम $6 बिलियन 1991 में $6 बिलियन टू ओवर डॉलर। तो जो जीडीपी ग्रोथ है ना, जो जीडीपी ग्रोथ थी जम्प फ्रॉम 5.6% से 1980 से 91 तक 5.6% थी, लेटर कितनी हो गई? 8% हो गई। फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे पास $7 बिलियन थे, 7 बिलियन थे ना, हाँ, तो 6 बिलियन हो गए। 6 बिलियन कब हुए? 1991 में हमारे पास 6 बिलियन हुए। तो जो अब अभी के समय में हमारे पास 600 बिलियन है। सोचो, एफडीआई एफआईआई मैंने बताया था। एफडीआई मीन्स कि आप एक घर खरीद रहे हो, वो समझो एफडीआई है। एफआईआई मतलब कि आप एक रात के लिए आप होटल खरीद रहे हो, तो वो एफडीआई है। एफआईआई है ह्यूज सर्ज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ह्यूज सर्ज इन, अगर एफडीआई और एफआईआई का फुल फॉर्म देखना है तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये एक हाउस खरीदने के बराबर है, ठीक है। और एफआईआई मतलब इंटरनेशनल, बाहर से, तो फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो मतलब एक दिन के लिए आप बाहर एक होटल खरीद रहे हो नाइट के लिए। इन्फ्लेशन सक्सेसफुली कंट्रोल्ड एंड लोअर्ड। इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन थी उसको 6-7 जो इन्फ्लेशन है उसको सक्सेसफुली आपने क्या किया? सक्सेसफुली कंट्रोल किया, लोअर किया। 100x इंक्रीज इन, आप सोचो ना, फॉरेक्स रिजर्व्स पे 100x इंक्रीज हो गया, जो हमारे पास सिर्फ 15 था, 15 डेज का था। नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है क्या? हाँ, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है वो देखते हैं पहले।
एग्रीकल्चर को आपने नेग्लेक्ट किया. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फेल. शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स कॉस्ट डिस्ट्रेस. अब जो हम कैश क्रॉप्स मतलब जो फूड क्रॉप्स की जगह हम कैश क्रॉप्स उगाने लग गए थे और जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही एग्रीकल्चर पे, तो जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है एग्रीकल्चर पे, जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे नहीं हो रही है वो निगलेक्ट किया सबने एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर गिर गया, फेल हो गया. जॉबलेस ग्रोथ. जीडीपी बढ़ गई. जीडीपी इंक्रीज मेनली थ्रू सर्वे. और जीडीपी किस लिए बनती है? जीडीपी किससे बढ़ती है? जीडीपी सर्विस सेक्टर से बढ़ती है. तो जीडीपी बढ़ गई. 8% देखा ना, 8% से बढ़ गई. तो जीडीपी इंक्रीज मेनली थ्रू सर्विसेज विदाउट जनरेटिंग इनफ मैनुअल जॉब्स. विदाउट जनरेटिंग इनफ मैनुअल जॉब. जीडीपी किससे बढ़ गई? सर्विस सेक्टर तो बढ़ ही रहा था, तो इससे जीडीपी बढ़ गई. इनइक्वालिटी. द गैप बिटवीन रिच और जो रिच और पुअर के बिटवीन जो गैप है ना, वो अभी भी वैसा ही है. ठीक है, तो अभी भी जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना, वो बड़ा हो चुका है. द गैप बिटवीन रिच अर्बन एंड सर्विस एंड पुअर रूरल एग्रीकल्चर वाइडेंड. बहुत बड़ा हो चुका है. अब दी सर्विस रिवोल्यूशन में यही था सेक्टर ग्रोथ. पोस्ट 1991 में जो सेक्टर ग्रोथ हुई थी सर्विसेज, देखो अगर आप ये मैप में आपको दिखाऊं तो देखो, सर्विसेज 9 to 10% फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर. जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज का है क्या, ग्रीन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ बता रही है, जो ग्रीन कलर से है. क्या कर दिया मैंने, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ये क्या है, ये आपको बता रहा है कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ. कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ. और ये जो, मैं इसको थोड़ा पतला करूँ, और ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये ब्लैक से जो दिख रहा है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है, वो क्या बता रहा है, इंडिया शेयर इन ग्लोबल जीडीपी. इंडिया का कितना शेयर है ग्लोबल जीडीपी में, वो बता रहा है आपको ब्लैक. तो आप देखोगे सर्विस 9 से 10%, सर्विस बढ़ गई 9 से 10% फास्ट. सर्विस सेक्टर तो बढ़ ही रहा है, इसलिए बढ़ गई. इंडस्ट्री 5 से 6% स्टैगनेंट है, क्योंकि ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चीप इम्पोर्ट्स. स्टैगनेंट है मतलब रुकी हुई है, ये लॉस पे जा रही है. स्टैगनेंट है, रुकी हुई है ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चीप इम्पोर्ट्स. चीप इम्पोर्ट से आपका जो कंपटीशन हो रहा है ना, इसलिए वो रुकी हुई है इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर गिर गया, क्यों? क्योंकि उसमें नेग्लेक्ट किया आपने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर गिर गया. 2 से 3% लोएस्ट ग्रोथ, मोस्ट पॉपुलेशन डिपेंड. ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, सब वही कर रहे हैं, पर बढ़ ही नहीं रहा है एग्रीकल्चर ठप गिर रहा है. प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर बट मोस्ट वेल्थ कम्स फ्रॉम सर्विसेज. प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर वेल्थ कहाँ से आ रही है? सर्विसेज से. सर्विस बढ़ रही है, एग्रीकल्चर नहीं बढ़ रहा, सर्विस बढ़ रही. प्रॉब्लम ये है. ओके, सो टुडे ओनली दिस मच. सो एग्जाम फोकस टॉप क्वेश्चंस अगर मैं आपको दूँ तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. या मैंने आपको स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है क्या इसमें? मैंने शायद भूल गई है, कुछ ऐसा हुआ. 1 मिनट. ओके, नहीं है ना. ओके, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में यही होता है. स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्टेबलाइजेशन की लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट टर्म गोल्स. और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स, ज़्यादा जो कभी ना, जो अभी हम स्टेप्स उठाएंगे ना तो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दैट्स ए लॉन्ग टर्म गोल. जैसे अगर स्टेबलाइजेशन हम देखें इज अ शॉर्ट टर्म, मीन्स कंट्रोल. अगर हमें इन्फ्लेशन में कंट्रोल चाहिए
तो हम शॉर्ट टर्म गोल है, 2-3 दिन में हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा डिफिसिट है, लोन लेके हम कर लिया हमने, शॉर्ट टर्म गोल है। स्टेबलाइजेशन है, इज अ शॉर्ट टर्म, तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, या बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करना है। तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें लॉन्ग टर्म गोल को, स्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग टर्म गोल, एफिशिएंसी या रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है। अगर हम इनको चाहें ना कि अगर हम स्टेप्स उठाए तो कभी ना कभी तो ये हो ही जाएंगे, इसलिए हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, वाई इज इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। इंडिया ही क्यों फेवरेट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग? क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो इंडिया का जो रुपी है, नहीं इसमें शायद नहीं है, सॉरी, अवेलेबिलिटी, चीप लेबर मिल जाएंगे आपको, सस्ते दामों पे लेबर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी कंट्रीज में करवाओगे तो 2 से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लगेंगे, पर अगर आप इंडिया में कराओगे तो कितने करोड़, कितने क्या लगेंगे? 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हम भी खुश, वो भी खुश। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर, इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा है यहाँ पे, तो इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर, फेवरेबल टाइम जोन फेवरेबल, तो फेवरेबल टाइम जोन, ये 3 चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर, फेवरेबल टाइम जोन मैनेज कर लेते हैं, तो फेवरेबल टाइम जोन। फिर आता है अपना क्वेश्चन 3, मेंशन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। ऑब्जेक्टिव क्या था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड, फेयर ट्रेड होना चाहिए, एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड, रिड्यूस टैरिफ रिड्यूस करना था, एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड, रिड्यूस टैरिफ। थर्ड, इंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्सेज, इंश्योर क्या? इंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑब्लिगेशन ग्लोबली, यूटिलाइज अच्छे से करो, हर एक चीज़ को निचोड़ लो, यूटिलाइज कर लो अच्छे से। तो फर्स्ट establish rule based trade, second reduce tariffs, and third ensure optimum ensure optimum resources utilization globally, ensure optimum resources utilization globally। what is the meaning of disinvestment? डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को कुछ भेज देना, या तो सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, कुछ पार्ट या पूरा ही बेच दो, तो सेलिंग अ मतलब खुद से छुड़वाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, तो सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, ओके सॉरी मैं क्या बोल रही थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही बोला ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला? कुछ गलत बोला तो राइट इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल सी टू इट एंड आई विल करेक्ट इट, ओके। सो सेलिंग अ पार्ट, देखो सेलिंग अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUS टू दी प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक को आपने उसको बेच दिया, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। PSUS का मतलब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सेलिंग अप, देखो सेलिंग अ पार्ट ऑफ दी, क्या कर रहे हो? सेलिंग द पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, या तो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं या पब्लिक को दे रहे हैं। मास्टर दीज फॉर 90%, इफ यू वांट 90% or 90% plus in the 12th boards, you have to master these questions. This is very very important questions, this is short answer question but it's important, to master these for 90% in this chapter. So good luck, subscribe for the next lecture on poverty and employment down, okay, so all the best everyone, खेलते रहो, कूदते रहो, मस्ती करते रहो, और ये आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते रहो, और 90% प्लस और 95% प्लस लाओ और टॉपर बनो। सो गुड लक एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share my channel for more updates for MP board,
Bye, guys. Bye bye, everyone. Love you. Bye bye.